नमस्कार विद्यार्थियों। मार्क्स के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। मार्क्स के जीवन परिचय के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज मार्क्स का जो सिद्धांत है महत्वपूर्ण द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक जो शब्द है वो मानव समाज के विकास को दर्शाता है और भौतिकवाद समाज के मूल आधार को प्रकट करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल आधार कह सकते हैं और मार्क्स ने ये द्वंद्वात्मक का जो विचार है वो हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति से ग्रहण किया है। डायलेक्टिक मेटलिज्म भी कहा जा सकता है। भौतिकवाद का जो दृष्टिकोण है द्वंद्वात्मक पद्धति से द्वंद्वात्मक ग्रहण किया है, भौतिकवाद फायरबर्ग से ग्रहण किया है और इन दोनों के मिश्रण से उन्होंने अपने सिद्धांत को एक मौलिक दिशा प्रदान की है। इस सिद्धांत को मार्क्स ने समस्त साम्यवादियों के लिए दिशा निर्देशन के यंत्र की उपमा दी है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को महत्वपूर्ण स्थान दिया है अपने चिंतन के अंतर्गत। द्वंद्वात्मक शब्द डायलेक्टिक्स का अनुवाद है, जिसका तात्पर्य वाद विवाद करना होता है, लेकिन यहाँ इसका अभिप्राय अंतर विरोध से है। प्रत्येक वस्तु में अंतर विरोध पाया जाता है, जिसे कि मार्क्स ने वाद, प्रतिवाद और संवाद कहा है, और यही जीवन के प्रत्येक तत्व में संघर्ष करती हुई दिखाई देती है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में एंगल्स की जो कोटेशन है कि द्वंद्ववाद मानव समाज तथा चिंतन के विकास और गति के सामान्य नियमों का विज्ञान है। इसी प्रकार एक और विद्वान है एमिल बर्न्स। उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में कहा है, आमतौर से ये समझा जाता है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कोई रहस्यमय चीज़ है। हम भी सोचते हैं कि कोई रहस्यमय चीज़ है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि यह संसार का प्रतिबिंब है, भौतिक संसार का ही प्रतिबिंब है और रोज़मर्रा की साधारण चीज़ों का वर्णन करके द्वंद्वात्मक शब्द का अर्थ समझा जा सकता है। बहुत आसान है। द्वंद्वात्मक शब्द का अर्थ द्वंद्व जो प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक विचार में चलता रहता है मार्क्स के अनुसार, और उसी से प्रत्येक पदार्थ का विकास होता है, सभ्यता का विकास होता है और मानव समाज का विकास द्वंद्व के आधार पर होता है, वाद विवाद, प्रतिवाद और संवाद के आधार पर। यही मार्क्स कहना चाहता है। मार्क्स का विचार था कि भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु में अंतर विरोध निहित है। इन विरोधों से ही भौतिक जगत का विकास होता है और यह प्रक्रिया के 3 चरण, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, जिसे हम वाद, प्रतिवाद और संवाद भी कह सकते हैं। इस 3 आधार पर आप भी ऐसे डायग्राम बनाकर आप अपना आंसर लिख सकते हैं। मार्क्स ने दास कैपिटल में ये कहा, क्योंकि मार्क्स ने हीगल की जो द्वंद्वात्मक पद्धति से द्वंद्वात्मक ग्रहण किया है, लेकिन हीगल ने जहाँ विचार को महत्व दिया है, चिंतन को महत्व दिया है, और उसने ये कहा है कि वास्तविक जो संसार है, हीगल ये कहता है, विचार का ही बाहरी और इंद्रियगम्य रूप मात्र है। लेकिन मार्क्स इसके विपरीत विचार को नहीं बल्कि भौतिक संसार को मानव मस्तिष्क का प्रतिबिंब मानता है। तो ये चिंतन का जो रूप है वो बदल जाता है। इसीलिए मार्क्स ने ये कहा है कि हीगल के यहाँ द्वंद्ववाद सिर के बल खड़ा है। यदि आप उसके रहस्यमय आवरण के भीतर ढके हुए विवेकपूर्ण सार तत्व का पता लगाना चाहते हैं, तो आपको उसे पलट कर फिर पैरों के बल सीधा खड़ा करना होगा। द्वंद्वात्मक पद्धति का विकास कैसे होता है वो हीगल ने तो बताया है, वाद, प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से। प्रत्येक वस्तु में अंतर विरोध होता है, ये विरोधी विचार प्रतिवाद पैदा करता है और अंत में दोनों से सत्य यानी कि संवाद यानी कि विकास यानी कि उच्च कोटि का रूप हमें प्राप्त होता है, वो संवाद है। तो ये क्रम यहाँ रुकता नहीं है, ये अनवरत चलता रहता है। हीगल मार्क्स के इस बात से तो पूर्णतः सहमत था कि इतिहास की प्रगति द्वंद्वात्मक पद्धति से होती है,
लेकिन वह यह मानने को तैयार नहीं था कि विकास की प्रगति में मूल जो है वो विचार है, बल्कि मार्क्स विकास के मूल में विचार नहीं बल्कि पदार्थ को महत्व देता है। और इसके लिए वो गेहूं के दाने का उदाहरण भी देता है। गेहूं का जैसे दाना है वो वाद है। इसे भूमि में अगर बो देते हैं तो ये गलकर या नष्ट होकर अंकुरित हो जाता है, तो वो उसे प्रतिवाद कहते हैं। और पौधे का रूप ग्रहण करके उसमें बली आना, पक जाना और गेहूं का वापस लाना बन जाना, वो संवाद कहलाता है। तो मार्क्स इसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को भौतिकवाद पर आधारित मानता है, जबकि हीगल इसे विचार पर आधारित मानता है। और इसीलिए मार्क्स ने ये कहा कि हीगल का जो द्वंद्वात्मक पद्धति है वो उल्टी खड़ी थी और उसे मैंने सीधा खड़ा किया है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं का हम अध्ययन करेंगे, जैसे इसकी मान्यताएं हम कह सकते हैं या विशेषताएं। मार्क्स ये मानता है कि पदार्थों में गतिशीलता पाई जाती है। कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो ईंट हो, पत्थर हो, उसमें जो आंतरिक तत्व है वो हमेशा गतिशील रहते हैं। और जब गतिशील रहते हैं तो मार्क्स, एंजल्स, ये जो मार्क्सवादी विचारक है, ये सभी मानते हैं कि प्रकृति की छोटी वस्तु से लेकर बड़ी वस्तु तक, सूर्य तक, सभी में निरंतर अनवरत प्रवाह से परिवर्तन होता रहता है। प्रकृति की जो संयुक्त समष्टि है, सभी एक दूसरे से घटनाएं जुड़ी हुई है, एक दूसरे पर निर्भर है। ये असंबद्ध नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी प्रकृति एक सुसंबद्ध एवं संयुक्त समष्टि है। मार्क्स के अनुसार जड़ पदार्थों में विरोधी तत्वों का समागम भी रहता है। जिस प्रकार से लकड़ी में नमी, कड़ापन दोनों ही पाए जाते हैं, विरोधी तत्व भी पाए जाते हैं। जैसे पानी को निश्चित टेम्परेचर पर गर्म किया जाए तो भाप बन जाती है, अगर वो टेम्परेचर कम हो तो बर्फ़ भी बन जाता है। तो विपरीत गुण भी पाए जाते हैं। जड़ पदार्थों से ही सृष्टि का निर्माण होता है। मार्क्स ईश्वर जैसी किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास नहीं करता, बल्कि सृष्टिकर्ता स्वयं प्रकृति है। प्रकृति जड़ वस्तुएं इंद्रियों से दिखाई देती है और वो ये मानता है मार्क्स की जड़ वस्तुएं ही सृष्टि का सर्जन करती है। यानी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अंतर्गत कोई ईश्वर, अलौकिक शक्तियों का वो समर्थक नहीं है। जगत का मूल कारण वो प्रकृति को ही मानता है। घटनाओं के आंतरिक विरोध पर वो जोर देता है कि घटनाओं में आपस में विरोध यानी कि वाद, प्रतिवाद और संवाद की स्थिति बनी रहती है। अनेक विद्वानों ने मार्क्स के भौतिकवाद की, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना की है। जैसे एक विद्वान है वेपर, वो तो ये कहते हैं कि मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो बहुत ही अस्पष्ट है और उसमें पता ही नहीं चलता कि वास्तव में ये क्या कहना चाहते हैं। जैसे वेपर ने लिखा है, द्वंद्ववाद की जो धारणा है वो अत्यंत गूढ़ है एवं अस्पष्ट है। वाद क्या है, प्रतिवाद क्या है, संवाद क्या है, व्यक्ति तब तक नहीं समझ सकता जब तक कि वो मार्क्स के दर्शन को उसने पढ़ा हुआ नहीं है, वरना व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वाद प्रतिवाद वास्तव में क्या है। लोग विश्व में शांति की बात करते हैं, लेकिन मार्क्स क्रांति की बात करता है, इसलिए भी उसकी आलोचना की जाती है। संघर्ष को विकास का एकमात्र साधन मानता है। अगर ये सही है तो मानव सभ्यता का कभी विकास हो नहीं पाता। आलोचकों के अनुसार मार्क्स का ये सिद्धांत मान्य नहीं है कि प्रत्येक पदार्थ जड़ पदार्थ चेतन है। ये कई विद्वान नहीं मानते और वैज्ञानिकों ने भी ये सिद्ध किया है कि पदार्थों में चेतना का अभाव होता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जैसे वेपर ने ये कहा है कि अस्पष्ट है, इसे आसानी से नहीं समझा जा सकता है कि वास्तव में वाद क्या है, प्रतिवाद क्या है, संवाद क्या है, फिर वाद कैसे होता है, यह अस्पष्टता है। मार्क्स सत्य का केवल एक ही पक्ष प्रतिपादित करता है और वो भौतिक। वास्तव में भौतिक पक्ष एक पक्ष जरूर हो सकता है, लेकिन सिर्फ मात्र एक पक्ष नहीं है। मार्क्स ने कहा, हीगल का द्वंद्ववाद
शीर्षासन कर रहा है, किंतु मार्क्स का द्वंद्ववाद भी पैर के बल खड़ा नहीं हो पाया है। दोनों ही अर्थ सत्य है। आलोचकों के अनुसार द्वंद्वात्मक पद्धति को कई विद्वान एक खतरनाक पद्धति मानते हैं। वो ये कहते हैं कि आर्थिक नीतिवाद का सिद्धांत प्रतिपादित करके सीधा साधा अर्थ यह है कि मानव अपने विकास क्रम को बदलने की सामर्थ्य नहीं है, और वो इस तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं कि आर्थिक शक्तियों द्वारा समर्पित आदर्श के अतिरिक्त मनुष्य के अन्य सारे जैसे धार्मिक, नैतिक, आत्मिक आदर्श व्यर्थ है, जबकि वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है। आर्थिक स्थितियाँ सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सिर्फ मात्र आदर्शों और मूल्यों के महत्व को हम इस आधार पर अस्वीकार नहीं कर सकते। समाज के अंतर्गत आदर्शों का, मूल्यों का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है, जो समाज में परिवर्तन लाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये मार्क्स की आलोचना की जाती है, लेकिन फिर भी मार्क्सवादी चिंतन में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अपना महत्वपूर्ण स्थान है।